हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज में हम लेक्चर नंबर 4 के साथ और इस वक्त हम कर रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसके बेस पर हम देख रहे हैं कि सर किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनसे रिलेटेड हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी साथ के साथ समझते हुए जा रहे हैं। किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से उनका आंसर्स करना है। ये नॉट इवन बीएससी, ये बीएससी के लिए नहीं है। आप जैसे बीएससी के बाद अगर मान लीजिए किसी एमएससी एंट्रांस के लिए जाते हो, आईआईटी जैम का फॉर्म भरते हो या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हो या किसी का भी भरते हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हो, तो उस केस में आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना आना चाहिए, है ना। तो वहां पर आपको करना क्या होता है भाई, ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से उनको हम अटेम्प्ट करेंगे, कितने कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी ट्रिक्स ही तो जानना है भाई। यही हमारी एक्चुअल में प्रैक्टिस है जो साथ के साथ बीएससी के साथ साथ हमारे आने वाले जो हमारा कॉम्पिटिशन है उसके लिए भी प्रिपेयर होता चला जा रहा है। चलिए भाई, हमने ये तो जान लिया था कि इसमें कौन कौन से पीवाईक्यू हम करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। भाई तो हमने आपको बता दिया था कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, देख लो जरा। केमिकल काइनेटिक्स हो, इक्विलिब्रियम हो, फेज इक्विलिब्रियम, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज हो या लिक्विड स्टेट हो, कोऑर्डिनेशन हो या उससे रिलेटेड थ्योरी हो, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या मैग्नेटिज्म हो, भाई इन सब से क्वेश्चंस हमारे इस पेपर में पूछे जा रहे हैं। अब तक हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर कितने से कितने तक करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक करने वाले हैं, 31 से 40। इसलिए ये लेक्चर नंबर हमारा 4 है, क्योंकि हम हर एक लेक्चर में कितने क्वेश्चंस करते हैं भाई? हर एक लेक्चर में 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये तीनों यूनिट और ये 2 यूनिट, मतलब ओवरऑल 5 यूनिट हम अपने इस जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। ये भाई 5 टॉपिक तो हमारे हो चुके हैं, 5 यूनिट हो चुके हैं। बाकी 3 यूनिट जो नहीं हुई है उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो साथ के साथ अभी हम समझते हुए जा रहे हैं। चलिए भाई एक काम करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपना, है ना। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसको लेते हैं। पहले क्वेश्चन देखो भाई कौन सा है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलिए भाई क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। तो अभी हम लेके आते हैं इधर क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 31 से स्टार्ट करना ना। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 30 तो हमने कर ही लिया था। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। और पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है, क्या क्वेश्चन है भाई? क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन इज, इनमें से कौन सी क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन है भाई? केमिकल इक्विलिब्रियम या हो फेज इक्विलिब्रियम। दोनों यूनिट में क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन दे रखी थी, जिनमें से हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की जो सबसे लास्ट लेक्चर आई थिंक, वहां पर हमने क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन होती क्या है, किस तरह से उसको ड्राइव करते हैं, पूरा का पूरा डेरिवेशन था, देखा था और सब कुछ देखा था। तो उसमें हमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। जहां से हमें यह देखना भाई कि इनमें से कौन सा आंसर हमारे पास सही है। तो मैं आपको बता दूं भाई कौन सा आंसर सही है। अगर आप इसमें से देखोगे तो सही आंसर हमारा क्या होता है, dlnp/dt बराबर डेल्टा hv अपॉन RT स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास सही आंसर। तो ये तो डायरेक्ट देखने वाला था, फॉर्मूला देखना और कुछ नहीं करना। तो आपने अगर वो डेरिवेशन नहीं देखा है किस तरह से फॉर्मूला आता, तो वो जाकर देख लो, चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं हुई, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 32। सर क्वेश्चन नंबर 32 ये भी हमारा क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन जो नॉर्मली ऐसे पूछे चले जाते हैं। इसने पूछा है हु ड्राइव द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को किसने ड्राइव किया था, किसने दिया था? तो हम सीधे सीधे बोलेंगे सर ये जो 2 नाम है ना, गुडवर्थ एंड वागे, गुडवर्थ एंड वागे, ये 2 साइंटिस्ट हमारे ऐसे हैं जिन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये भी आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो सर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमको क्या करने होता है भाई, हमको नॉर्मली देखने होता है और कुछ नहीं होता। आगे क्वेश्चन क्या है भाई? अभी हमारा क्वेश्चन है फॉर द इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्या है भाई क्वेश्चन हमारे पास? ये है फॉर द इक्विलिब्रियम CaCO3 सॉलिड है अपना, CaCO3 सॉलिड है अपना, और CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस में चेंज हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एग्जैक्ट। इनमें से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर यानी कि Kp की वैल्यू कौन सी वाली सही है, ये आपको बताना है। सर इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। वैसे तो हमें इसके बारे में पता है, भाई
क्या पता है इसके बारे में? इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रिएक्टेंट है, मेरे पास में क्या है, रिएक्टेंट है सर, और रिएक्टेंट से बनता क्या है, प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अगर प्रोडक्ट से भी वापस क्या बनना है, रिएक्टेंट बनना है। और जितनी स्पीड से रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड हो रही है उतनी स्पीड से रिएक्शन मेरी क्या हो, बैकवर्ड हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं, यानी कि फॉरवर्ड रेट बराबर होता है बैकवर्ड रेट के, तो उसको हमने कहा था सर इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। और हमने ये भी कहा था सर इक्विलिब्रियम में अगर कोई रिएक्शन है तो उसका कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है भाई, ये आपका कंसंट्रेशन के टर्म में होगा तो केसी बोलेंगे, प्रेशर की टर्म में होगा तो केपी बोलेंगे, मोल्स की टर्म में होगा तो केएन बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन की टर्म में होगा तो केएक्स बोलेंगे। ये तो हमने जान लिया था ना सर, ये तो हमने लेक्चर में जान लिया था कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था सर, निकालने का फॉर्मूला ये बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा बराबर होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, concentration of product divided by concentration of reactant, concentration of reactant। सर ये किसके टर्म में है, ये है हमारे इन टर्म्स ऑफ concentration। अगर आप concentration की बात कर रहे हैं तो, अगर आप concentration के टर्म में बात कर रहे हैं तो ये कहानी होगी, ये कहानी होगी। लेकिन अगर सर हम बात करें प्रेशर के टर्म में तो क्या होगा, अगर केपी की वैल्यू आप निकालोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। एक चीज याद रखनी है, सॉलिड का प्रेशर हो या सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हो, ऑलवेज इक्वल टू 1 लेना है आपको, है ना। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड कितनी होगी हमारे 1। और अगर प्रेशर ऑफ, अगर आपसे पूछा जाता है प्रेशर ऑफ सॉलिड, प्रेशर ऑफ सॉलिड भी हमारा कितना होता है भाई, 1 होता है। अब हम एक काम करते हैं, जो हमें रिएक्शन दे रखी है ना, वो रिएक्शन लिखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, CaCO3 है, मतलब आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 जो आपका सॉलिड फॉर्म में है, और ये इक्विलिब्रियम में भाई कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO जो कि सॉलिड है प्लस CO2 जो कि हमारा क्या है, गैस है। निकालना क्या है भाई सर, निकालना है हमको केपी की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी, केपी की वैल्यू। हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, केपी की वैल्यू ये सर हमें चाहिए क्या, कौन है हमारे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड है ना, अगर सॉलिड है तो उसकी प्रेशर या उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज कितनी होती है, 1। तो इसको तो हटा दीजिए तो 1 हो जाएगा। बचा क्या हमारा, प्रेशर ऑफ CO2, CO2 गैस है तो यहां पर आ जाएगा प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइड बाई, ये भी सॉलिड है इसको भी हटा दी तो डायरेक्ट हमारा क्या बचता भाई, यहां से बचता हमारा Kp की वैल्यू आ जाएगी प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर। जितने भी सॉलिड है ना उनको हटाओ, लिक्विड है तो उसकी कंसंट्रेशन रख दो, गैस है तो उसका प्रेशर रख दो। तो हमारे पास गैस है कौन से, CO2, इसलिए हमने प्रेशर ऑफ CO2 लिया जो कि बराबर होगा हमारा Kp के। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑप्शन डी हो जाएगा, Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2। डन, ठीक है सर। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 34, कंडेंस्ड फेज रूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कंडेंस्ड फेज रूल बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है हमारा। एक तो होता फेज रूल और एक होता कंडेंस्ड फेज रूल जिसको हम रिड्यूस फेज रूल बोला था। चलिए भाई बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ गया ये एक्चुअल में। देखो मैं आपको फेज रूल जब हम पढ़ा रहे थे फेज इक्विलिब्रियम तो वहां पर कहा था एक तो होता हमारे पास फेज रूल बोल दो या गिब्स फेज रूल बोल दो, है ना, फेज रूल बोलो या फिर गिब्स फेज रूल बोलो, एक तो ये होता है। दूसरा होता है हमारे पास रिड्यूस्ड फेज रूल, रिड्यूस्ड फेज रूल, और रिड्यूस को हम कंडेंस्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कंडेंस्ड, जो कि आपके क्वेश्चन में बोला है कंडेंस्ड फेज रूल। फेज रूल हमारे पास ये होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो बराबर क्या होता है, C माइनस P प्लस 2, C माइनस P प्लस 2। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। क्या कम हो जाएगा सर, यहां से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे F इक्वल टू होता है हमारा C माइनस P प्लस 1, यानी कि 2 की जगह कितना हो जाता है, ओनली 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है रिड्यूस फेज रूल या फिर कंडेंस्ड फेज रूल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। तो जरा देखिए भाई इधर आ जाइए, F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1 है, 1 ही तो है, हाँ कंडेंस्ड वाले 1 है। तो F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इतनी बात समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 35। लो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन ये है सर, देखिए इन्होंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल रिजेंबल्स। अब ये लिक्विड स्टेट से आ गया, लिक्विड स्टेट से आ गया, तो मैं थोड़ा सा लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में बता दूं। लिक्विड क्रिस्टल्स की अगर हम बात करें तो कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड के जैसी होती है, कुछ प्रॉपर्टी हमारे सॉलिड के जैसी होती है। और सॉलिड भी हमारे दो टाइप के होते हैं भाई, एक तो होते हैं सर हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे होते हैं हमारे पास एमोर्फस सॉलिड। तो इनकी जो प्रॉपर्टी जो होती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह होती है, उनको हम क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स बोलते हैं। फिलहाल अगर यहां से बात करें हम, तो इसने बोला प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल रिजेंबल्स। एक्चुअल में लिक्विड की तरह तो होती है, लिक्विड की तरह तो होती है, गैस की तरह नहीं होती। सॉलिड की तरह, सर सॉलिड में भी दो टाइप के होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं ना, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे एक्रिस्टलाइन या फिर एमोर्फस सॉलिड। तो उसने बोला नहीं कौन से वाले, इसलिए हम इसको बोलेंगे डायरेक्टली कि लिक्विड क्रिस्टल्स रिसेंबल्स टू द लिक्विड। वो लिक्विड की तरह ही आपके क्या करते हैं, प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक साथ के साथ देखो क्वेश्चन नंबर 36 भी आपका इसी से दे रखा है, लिक्विड क्रिस्टल रिजेंबल्स, सॉरी लिक्विड क्रिस्टल एग्जिबिट्स। क्या दिखाते हैं, आइसोट्रोपी, एनाइसोट्रोपी, मोनोट्रोपी, एजोट्रोपी। तो आंसर हो जाएगा एनाइसोट्रोपी। भाई इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, सॉलिड स्टेट में आपने शायद पढ़ा हो, जो आपका सेमेस्टर सेकंड जो है, यानी पिछले वाला जो सेमेस्टर गया है, उसमें आपके पास सॉलिड स्टेट थी। और सॉलिड स्टेट में हमने जाना था, क्या जाना था भाई, कि हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक क्रिस्टलाइन और दूसरे एक्रिस्टलाइन या फिर एमोर्फस। सर क्रिस्टलाइन जो भी होते हैं वो एनाइसोट्रोपी होते हैं और एमोर्फस आपके आइसोट्रोपी होते हैं। अब इनका टर्म समझ लो, मतलब क्या होता है भाई। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, अगर इनका देखा जाए हर डायरेक्शन में अगर अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम आ रही हैं, उसे हम आइसोट्रोपी कहते हैं। और अलग अलग डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टीज अलग अलग आ रही है तो उसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। और लिक्विड क्रिस्टल्स हमारे ऐसे लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती हैं, इसलिए आपके लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, एनाइसोट्रोपी होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 36। आइए अब क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाए भाई, आ जाइए। क्या है भाई, द यूटेक्टिक पॉइंट ए सिस्टम है। अरे वाह, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है ना, तो यहां पर कोई न्यूमेरिकल्स है ना कुछ है, जस्ट समझना, जस्ट सीखना, और कुछ नहीं है। देखिए वे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सर यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, पढ़ा था हमने सर, बिल्कुल पढ़ा था। यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है ये भी पढ़ा था, और कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये भी पढ़ा था, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये भी पढ़ा था। सर कहां पढ़े थे सब ये, सर फेज इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, फेज इक्विलिब्रियम में पढ़े थे सारे के सारे टॉपिक बड़े ही बेहतरीन तरीके से। तो उसके हमारे कई सारे लेक्चर्स थे भाई, क्या होता है फेज, क्या होता है कंपोनेंट है, क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, फेज वाटर सिस्टम का फेज डायग्राम कैसे बनाएंगे, CO2 का फेज डायग्राम कैसे बनाएंगे, सल्फर का फेज डायग्राम कैसे बनाएंगे, सिल्वर कैडमियम का कैसे बनाना है, बिस्मथ टिन का कैसे बनाना, बहुत सारी चीजें हमने जानी थी सर वहां पर। अगर आपने वो चीज नहीं देखी ना तो जाकर देख लो, बेहतरीन प्लेलिस्ट है और बेहतरीन तरह का कंटेंट हमने वहां पर देखने की कोशिश की है। आपसे यहाँ ये पूछा गया है यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है। अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको एक चीज नजर आएगी, हमने इस तरह से क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था। यहाँ पर कोई कंपोनेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाता, कम होता जाता था। इधर से भी कोई कंपोनेंट होता है उसका भी मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाता। एक पॉइंट ऐसा आता था, एक पॉइंट ऐसा आता था जिसके नीचे सब कुछ क्या हो जाता, सॉलिड होता था। जिसके नीचे क्या होता था, सब कुछ सॉलिड। सर इसी पॉइंट को हम कहते थे यूटेक्टिक पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जो मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट रखता है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट रखता है, चाहे कोई भी आपका कंपोजिशन हो, चाहे किसी भी अमाउंट में मिक्स किया गया हो, जो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। अब यहां पर देख लीजिए, यूटेक्टिक पॉइंट हैज सिस्टम हैज ओनली 2 फेज। ये 2 फेज रखता है, 2 फेज नहीं रखता भी। यहां पर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता ना मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होता, बिल्कुल सही बात है। तो आपका ये रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा यूटेक्टिक पॉइंट का। ठीक है सर।
अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? ओके इसने बोला फेज रूल, इरविंग लैंगुएर नहीं है, फेज इक्विलिब्रियम मिलता है, ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री मिलता है, केमिकल इक्विलिब्रियम ली चैडले प्रिंसिपल, बिल्कुल सही बात है सर, पढ़ा है ना हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था सर। उसमें ली चैडले प्रिंसिपल पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। अगर ली चैडले प्रिंसिपल की कहीं पर भी बात आती है तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम में ही होता है। तो ये तो सीधा सीधा करेक्टली मैच्ड पूछा था, कौन सा इनमें से सही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है हमारा, दो क्वेश्चन और है, ये सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, और रिएक्शन हमारे पास वही दे रखी है, उस रिएक्शन में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पूछे। जरा देखिए रिएक्शन अपने पास कौन सी दे रखी है, रिएक्शन अपने पास ये वाली दे रखी है, और पूछा गया भाई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला था, C इज इक्वल टू क्या था, N माइनस आर, C इज इक्वल टू N माइनस आर। सर ये C क्या है आपको याद दिला दूं, वैसे तो हम क्लास में पढ़ चुके हैं। C है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जिनको हम सिस्टम से अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स को हम कहते हैं N। कितने नंबर है उसके, आप उनके बीच में रिलेशन क्या है भाई, यहां पर देखो सर, कैल्शियम कार्बोनेट एक अलग सॉलिड है, बिल्कुल है, कैल्शियम ऑक्साइड एक अलग सॉलिड है। ये हमारे पास गैस है, हम गैस को अलग कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब ये दोनों सॉलिड होंगे, इस सॉलिड को अलग, इस सॉलिड को अलग, सर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए, 3 टाइप के हो गए ना सर, 1 2 3। तो सर N की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी, 3 माइनस, इनके बीच कोई रिलेशन है, बिल्कुल है सर। ये दोनों इसके साथ एक इक्विलिब्रियम दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, इक्विलिब्रियम। तो एक टाइप का रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है, इक्विलिब्रियम का रिलेशन है। सर मैं एक को यहां से माइनस करूंगा, तो यहां से हो जाएगा C इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। सर इसमें हमारा 2 कंपोनेंट सिस्टम होगा। सर इसमें कितने कंपोनेंट आ जाएंगे, हम यहां से कहेंगे सर, क्या कहेंगे, अगर हम यहां से कहेंगे तो हम कहेंगे सर यहां पर 2 कंपोनेंट सिस्टम होगा। क्या होगा भाई, 2 कंपोनेंट सिस्टम होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। डन, ओके सर। आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 40, ये लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। द नंबर ऑफ फेज ओके ऑफ ट्रिपल पॉइंट इन ए 1 कंपोनेंट सिस्टम विल बी, 1 कंपोनेंट सिस्टम में कितनी फेज होती है ट्रिपल पॉइंट पर, कितनी फेज होती है ट्रिपल पॉइंट पर। तो भाई कितनी फेज होती है ट्रिपल पॉइंट पर, आपको ये इस चीज के बारे में पता होनी चाहिए, कौन कौन सी फेज होती है। इसके तो नाम से पता चल रहा है सर, इसके नाम से क्या पता चल रहा है, ट्रिपल पॉइंट है ना, ट्रिपल का मतलब 3 चीजें सर, इस पर सॉलिड भी मिलेगा, इस पर लिक्विड भी मिलेगा, इस पर गैस भी मिलेगा। एक ऐसा फेज डायग्राम के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होती हैं, उस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो इसने पूछा था कितनी फेज आनी है, सर हम कहेंगे इसमें 3 फेज आनी है। कितनी फेज आनी है, 3 फेज आनी है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 तक हो चुके हैं। बाकी इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो हम करने वाले अगले लेक्चर में, यानी कि अगले लेक्चर में 41 से लेकर 50 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लेके आने वाले हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी करेंगे। बस आपको एक काम करना है, काम आपको पता है, लेक्चर को करना है शेयर, जितना हो सकता है वहां तक। जो भी आपके पास पढ़ने वाले हैं, आपके साथ पढ़ने वाले हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनको इन चीजों की जरूरत है, तो वही शेयर करिए। मैं आपके लिए आगे बहुत सारी चीजें आपके हर सेमेस्टर के लिए तैयार रहूंगा, जो कराते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी, एक नई टॉपिक और एक नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।